ये तब की बात है जब मैं एक खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का इख्तितामी दौर चल रहा था। वैसे तो लेक्चर्स वगैरह इन दिनों नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को जी भर कर जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते रहते। क्लास की लड़कियां भी इन आखिरी दिनों हम लड़कों से थोड़ा ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास या हर फर्क को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ की चोटी पे वाक़या एक कबीले का वाहिद यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। इसी वजह से मुझे कबीले में एक ख़ास इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह गुज़ारा था। गुज़ारा नहीं बल्कि जिया था। रात को फेलोज़ के साथ बैठकर तरह-तरह की ऊट-पटांग हरकतें करना, ताश की बाज़ियाँ लगाना, एक-दूसरे का बिस्तर इधर-उधर फेंक, रात को सोते वक़्त किसी पर पानी फेंकना, इसकी नींद को जगा देना, फिर सारी रात इसकी गालियाँ सुनना वग़ैरह-वग़ैरह। बहुत प्यारा वक़्त था, काश वो वक़्त कभी ख़त्म ही ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुज़रते वक़्त जब मैंने किसी निस्वानी पकार के पास चलते-चलते रुक गया, तो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुक कर पीछे देखा, मुड़कर देखा तो मेरी क्लास फेलो आबिद सिकंदर मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता है रहा। छोटी-सी बात पे ही हम दोनों मुर्गियों की तरह एक-दूसरे से लड़ने लग जाते थे। वो एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू तैयारा लड़की थी। क्लास की लड़कियों के अलावा वो सिर्फ़ मुझसे ही बात करती थी। बात नहीं, दरअसल लड़ती थी। एनुअल डिनर के मौके पर जाने कैसे हम दोनों की एक-दूसरे से माफ़ी माँगकर पिछले लड़ाई-झगड़े ख़त्म कर दिए। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती क्लास में मशहूर हो गई। यूनिवर्सिटी का हर फर्द मुझे आबिद से देखकर न जाने क्यों सीखता होता रहता था। शायद इसलिए कि मैं एक देहाती सादा-सा लड़का था जिसके हाथ में लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती ना होने की बात जाना कि वो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। जब कभी वो यूनिवर्सिटी से गैर हाज़िर होती तो अपनी गैर हाज़िरी के बारे में सिर्फ़ मुझे ही बताती। ये अलग बात थी कि मैं उसको बताए बगैर उसकी छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर जमा करवा देता था। ये बात मैंने उसे कभी नहीं बताई थी। कॉरिडोर से गुज़रते वक़्त जब उसने मुझे पुकारा तो मैं रुक गया। वो मेरे सामने आई और बोली, "कहाँ घूमते फिर रहे हो? वो भी अकेले-अकेले? यूनिवर्सिटी का आखिरी हफ़्ता है, कम से कम ये वक़्त तो मेरे साथ गुज़ारो।" उसने प्यार से दोस्ताना शिकायत की थी। मैंने इस लड़की को देखा जिससे वो कभी मेरा 70 का आँकड़ा था, लेकिन अब वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। 4 साल तो तुम्हारे साथ ही गुज़ारे हैं मैंने, क्या कम थे, जो आखिरी हफ़्ते का रोना रो के बैठ गई हो? मैंने अजीब से अंदाज़ में कहा था, "ओए बकवास बंद करो अपनी।" मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ रहोगे मतलब अपना सारा वक़्त मेरे साथ गुज़ारोगे। वो कभी भी मुझे लेकर थोड़ी जज़्बाती हो जाती थी। उस दिन भी वो जज़्बाती हो गई थी। "अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलो तुम मैं सर से मिलकर 2 मिनट में आया।" वो गुस्से से मुझे देखकर पाँव पटक कर वहाँ से चली गई। सर से मिलकर मैं उसे ढूँढने लगा, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं जानता था जब वो मुझसे गुस्सा होती है तो कहाँ जाकर बैठती है, मैं वहीं चला गया। वो वहीं थी, अकेली गुमसुम पत्थर की सिल पे बैठी, साथ लगे शहतूत के दरख्त से सर को टकाए घास पर गिरे कुछ पत्तों को देख रही थी। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। "नाराज़ हो?" मैंने सवाल पूछा। "खामोशी।" मैंने उसको खामोश देखकर फिर वही सवाल किया। उसका जवाब फिर खामोशी था। "कुछ तो बोलो, यूँ चुप मत बैठो।" मैंने प्यार से उसको मनाने की खातिर इल्तिजा की। वो फिर भी खामोश बैठी रही। जाने कुछ पत्तों में क्या ढूँढ रही थी? बहुत उजरी-उजरी सी लग रही थी। पहली दफ़ा उसको देखकर मैंने महसूस किया था वो अंदर से बहुत दुखी थी। मैंने वजह पूछी मगर उसका वही खामोशी जवाब मिला। मैं बेज़ार होकर उठकर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर उसे हैरत से देखा। 4 सालों में पहली बार उसने मुझे छुआ था। पहली बार उसने मुझको छुआ और मुझे ही मेरी ही नज़रों में मोतबर कर दिया। "कहाँ जा रहे हो?" उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। "तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आ रहा था ना, इसलिए यहाँ से उठकर जा रहा था।" "किसने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दी?" वो संजीदगी से मुझ पर अपना हक जताते हुए सवाल कर रही थी। "वक़्त ने।" मैंने भी संजीदगी से जवाब दिया। "वक़्त कौन होता है हम दोनों का फ़ैसला करने वाला?" वो एकदम से तैश में आ गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोश खड़ा उसको सुनता रहा। फिर उसने एक लंबी सी ठंडी साँस छोड़ी और बोली, "चलो आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो।" "घुमाने? वो भी मैं? मेरे पास तो सवारी भी नहीं है।" "मुझे नहीं पता, बस मुझे कहीं घुमाने ले चलो। ये वक़्त शायद फिर कभी ना आए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार कहीं घूमने जाना चाहती हूँ।" उसने मुझे देखकर अपना हत्मी फैसला सुना दिया। इसको इनकार करना मतलब उसकी नाराज़गी मोल लेना था। वो नाराज़ होकर बहुत ज़ालिम लड़की बन जाती थी और मैंने इन आखिरी लम्हों में उसको नाराज़ नहीं करना चाहता। "चलो उठो घूमने चलें," मैंने उसको कहा देखकर। "कहाँ जाएँगे हम?" "जहाँ रब ले चले।" वो हल्का-सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझे जैसे गरीबों के लिए सिर्फ़ टाँगे की सवारी हुआ करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी-सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आती थी। टाँगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी
اور میری اوقات کے مطابق تھی۔ میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس تانگے پر ہی تم کو صبر کر کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی۔ تانگے اور بیٹھ کر ہم جارے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے۔ میں اسے چاچا گامے کی ٹھیلی پر لے گیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت عیاشی تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھاتی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹ سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میرے ناک اور منہ پر مل دی۔ میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل وہ مجھے بہت ہی پیاری لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ پہلا اور آخری دن موقع ملا تھا جب آبش میرے ساتھ باہر کہیں گئی تھی۔ ہمارے لیے وہ چند لمحے سیر و سیاحت کے ہی طرح تھے۔ آج کے دور کے بچے اس کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں۔ وہ تانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا، کبھی بھلا ہی نہ سکا۔ جس دن ہماری یونیورسٹی کا آخری دن تھا اس دن آبش بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی سے ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈھابے پہ رکھ گئے تھے تاکہ یہاں سے جب فارغ ہوا تو سامان یہیں سے اٹھا کر اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مجھ تک نہیں پہنچی۔ تمام کلاس والوں نے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ اساتذہ اور کلاس والے بہت باتیں کر کے جی نہیں بھر رہا تھا، مگر اس دن وقت ہمارا حق نہیں ملا۔ پھر میں آبش سے ملا، وہ غمگین ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا پل سے راہ سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک بار سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کے میرے بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے بڑی تھی، اسی لیے وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں ہی سما سکی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کے پاگلوں کی طرح اس کے گلے کی بجائے اس کی کلائی کے بل دے کر باندھ دیے۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، میں بھی چپ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی، میری پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزار ضبط کے باوجود 2 آنسو جلدی سے بہا کر بغیر کچھ کہے، بغیر الوداع کیے جلدی سے بہا کر اپنی گاڑی میں جھاڑ کے بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر چلی گئی اور میں وہی حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اس آخری دن مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، ہر ہفتے بعد یا کم سے کم 1 مہینے کے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی، اور اس آخری دن اس سے مجھے مصنوعی جھگڑا کر کے مجھے ہماری پہلی ملاقات کی ضرور یاد دلائے گی۔ مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا تھا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، دل مٹھی میں آ گیا۔ پھر بے اختیاری کی عالم میں 2 آنسو بہاتے ہوئے میں یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کے تانگے پہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشی اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر خوشی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ شادی کر لو۔ بس پھر مجھے جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کا لاج رکھنی پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں آبش کو نہیں بھول پایا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی میں اس کی انگوٹھی گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے تھے۔ جب بھی اس کی یاد دلاتی میں گھر سے باہر نکل کے پہاڑوں پر اونچائی پر چلا جاتا اور وہاں جا کر میں خود سا ہو کر زور زور سے آبش آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا میں ایسا کیوں کرتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ زندگی کسی بورڈنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورڈنگ اسٹیشن پہ اترنا ہوتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بورڈنگ اسٹیشن پہ اتر کر اپنی ناچاہی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھے بچھڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پہ اتر کے مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو اس کی منزل مل گئی ہوگی۔ وقت کسی کی بے لگام گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑتا رہا۔ اس عرصے میں بہت کچھ بدل گیا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، ایک بیٹا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام میں نے آبش رکھا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا۔
उसे किसी भी सूरत अपने करीब रखूँगा, हर रोज़ इसको देखूँगा, प्यार दूँगा, ढेर सारी बातें करूँगा, शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। एक सर्दियों के जाड़े वाली शाम लाहौर की बालकनी में किसी काम से गया। जब मुझे अपने सामान सामने एक खातून बहुत देर से मुझे तकती नज़र आई तो उसके चेहरे पे निकाब था, मगर उसकी आँखें जानी-पहचानी थी। एकदम से मेरे ज़हन में धमाका-सा हुआ, "आतिश!" मैंने दिल ही दिल में कहा था। दफ़ातन ही इस खातून के चेहरे से निकाब हटा दिया। ऐसा करना ही था, मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। वो वही थी, आतिश, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी बेचैनी की इकलौती वजह। मैं उसको हैरत से देखता जा रहा था। वो चलती हुई मेरे सामने आ गई। वो भी मुझे बड़ी हँसकर बड़ी नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रें वही कुछ बयान कर रही थी, वो उसने आखिरी दिन नहीं कह पाई थी, "कैसे हो आलिफ?" उसकी एक आवाज़ उसके लंबे अरसे में सुनते ही दिल को सुकून मिल गया था। मैंने एक पल के सुकून से आँखें बंद कर ली और उसके कोयल जैसे आवाज़ को अपने दिल में कैद करने लगा। "मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ?" "मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ?" "बस एक काम के सिलसिले में अपने मादर आलमी शहर आना पड़ा। बस वापस जाने ही वाला था, तुम नज़र आ गए, शादी कर ली?" उसने अचानक से सवाल किया। मैंने दिल पे पत्थर रखते हुए सर को इस बात ने हिलाकर जवाब दिया। एकदम से उसके चेहरे पर उसके अजारे की शाम जैसा मंज़र बन गया, जैसा मंज़र उस आखिरी मुलाकात के मौके पर बनता। "कितने बच्चे पैदा कर लिए?" उसने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए हल्के से मुस्कुरा कर, "एक बेटा और एक बेटी।" उसने मुख्तसर जवाब दिया। "क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का?" जाने वो क्यों पूछने की साई कर रही थी। "मेरे बेटे का नाम अयान अली है, बेटी का नाम बताते हुए शर्म आती है।" उसने हँसते हुए कहा था। "आबिश?" "हाँ, बोलो सुन रही हूँ मैं।" उसने समझा था कि मैं उससे मुखातिब कर रहा हूँ। "मेरी बेटी का नाम आबिश है।" उसने गहरी नज़रों से आबिश को देखा, जिसकी हँसी एकदम से रुक गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैरत और संजीदगी में मुब्तला हो गई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। "चलो आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ।" उसने मेरा हाथ थामना चाहा मगर फिर एक पल रुक गई। मेरी तरफ अपने बढ़ते हुए हाथों से पीछे हटा लिया और मुझे टाँगों पे बैठाकर अपनी यादों भरी जगह पे ले आई। मैं सोच रहा था वो कितनी बदल गई है। कार में बैठने वाली लड़की टाँगे पे कैसे सुकून से बैठी थी। मुझे चाचे गामे की ठेली पे ले आई। चाचा गामा भी बुरा हो चुका था। आबिश को देखकर चाचे गामे ने उससे जल्दी में पूछा पे, "आबिश पुत्तर अज खैर ते सी? देर क्यों कर दित्ती आउण विच?" चाचे गामे के सवाल पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आबिश वहाँ रोज़ ही आती थी। तभी चाचा गामा उससे पूछ रहा था, "बस चाचा बाज़ार गई सी, उत्थे ही देर हो गई।" मैं हैरत से आँखें फाड़-फाड़ के इस लड़की को देख रहा था, जिसको पंजाबी का एक लफ्ज़ नहीं आता था। उसे पंजाबी से चिढ़ थी मगर वो आज बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। पर आबिश ने जब अपने पर्स से 4 आने निकाल के चाचा को दिए, चाचा ने उसे 2 खोए वाली कुल्फियाँ दी और बोली, "पुत्तर कदी ते 2 ना कुल्फियाँ खा लिया कर, बस एक ही खांदी, दूजी नूं बस तकती रहिंदी है।" चाचे की बात मेरे दिल पे ज़रब सी लगाई थी। वो क्या थी, वो क्या बन गई थी? चाचा को आबिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस दौर में जब 10 रुपए में भी 1 कुल्फ़ी नहीं मिलती थी, वो 4 आने में 2 कुल्फ़ियाँ उसे देते थे। जाने आबिश ने चाचा से इस 4 आने के बारे में क्या बता रखा था? आबिश ने 1 कुल्फ़ी खुद ले ली, दूसरी कुल्फ़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने आबिश को देखा जो बड़े चाव से कुल्फ़ी खाते हुए मुझे देख रही थी। उस दिन उसने सारी कुल्फ़ी बगैर नाक और मुँह गंदा किए बगैर खाई थी। जब उसे देखते-देखते मेरे हाथों में पकड़ी कुल्फ़ी पिघल गई तो मेरे हाथों को गंदा कर गई थी। मैंने देखा उसकी कलाई में मेरी दी हुई चेन वैसे ही बाँधी हुई है। "तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है?" मैंने यूँ ही पूछ लिया था। उसने मेरी तरफ ज़रा ठहरा कर देखा, फिर मेरे चेहरे पे नज़र उठा कर, "बच्चों के नाम तब रखे जाते हैं जब बच्चे हों और बच्चे तब होते हैं जब शादी हो। और हाँ, अगर मैं शादी करती और मेरे बच्चे होते तो मैं अपने बेटे का नाम आलिफ रखती।" उसने खुद पे न जाने कैसे ज़ब्त कर रखा था, जबकि मेरा ज़ब्त जवाब देता जा रहा था। फिर भी मैंने इसका कोई सवाल ना कर सका क्योंकि उसका हर जवाब मुझे ज़िंदा दरकोर करता रहा। मैंने अपनी उँगली पर उसकी दी हुई अंगूठी उतार कर उसकी उँगली में पहना दी और बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने देश लौट आया। ना ही मैंने कुछ कहा हो, ना ही उसने मुझे रोका। रेल के डब्बे में बैठकर सारे रास्ते आँखों से आँसू बहते रहे। सालों गुज़र गए, मेरी उँगली पे उसकी अंगूठी के निशान बनते रहे। उस निशान की जगह दायरे की शक्ल में सुई की घर चलता रहता हूँ, जिससे वो ज़ख्म बन जाता है और ज़ख्म मुझे आबिश की तरह याद दिलाता है। आज इस बात को आधी सदी गुज़र गई है, मेरी ज़िंदगी पे वो निशान आज भी है। उस दिन के बाद मैं कभी उस शहर की तरफ ना लौटा। हाय! मगर वो कुल्फ़ी, वो सौदा आज भी मैं अपनी ज़ुबान पे महसूस करता हूँ। अपने करीब उसको आज भी महसूस करता हूँ।